नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम राजनीति से जुड़ा पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए जाते हैं। पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, वैभव हैं जो अपने आप को स्ट्रॉबेरी पराठा के नाम से भी वो प्रश्न पूछ चुके हैं। वो नीतीश कुमार के बारे में जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे शानदार राजनेता में से एक हैं। उन्होंने जंगल राज के अराजक आतंक को समाप्त किया, कभी किसी जाति या धर्म की को नाराज नहीं किया, उसकी राजनीति नहीं की, और पिछले चुनाव का परिणाम भी उनको जाति, लिंग और धर्म के पारे टिके रहने वाली लोकप्रियता का प्रमाण है। वह 2 दशकों तक सत्ता में रहने के बाद भी अब जब वे राजनीति के, वो कहते हैं, सूर्यास्त की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनको उनकी पीछे छोड़ी हुई जो विरासत है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब जो कह रहे हैं कि इतने बड़े नेता थे, ठीक है, 2 दशक से ज़्यादा तक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन अगर थोड़ा सा बिना अपने किसी बायस से उनका आप पूरा रिकॉर्ड देखें उनका चीफ मिनिस्टर में, शुरू से जो 2005 से रहा, 2005 से आप कह सकते हैं कि 12 तक 13 तक एक चेंज का जो था ना, उसी समय विकास पुरुष के नाम से तभी वो निकले थे। वो सही है कि जंगल राज जो उसके पहले चल रहा था वो काफ़ी कुछ खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं इनके सेकेंड टर्म्स के बाद से ही एक गिराव शुरू हो गया जी। तो अगर हम उस समय जंगल राज की बात करते थे तो अभी भी आप अब देखें, इनका जेडीयू का एमएलए अनंत सिंह इलेक्शन के बीच में जो अरेस्ट हुए थे, आपको याद है जो मोकामा में जो इलेक्शन के समय ही उनका चल रहा था प्रोसेशन में, आपको किसी दूसरे दल के लोगों को, जन स्वराज पार्टी के सपोर्टर को उनको गोली मारा गया, उनको फिर क्रश कर दिया गया, ऐसे एलिगेशंस लगे थे। अब वो तो डॉन है, आनंद सिंह पूरा गुंडा है। अब उसको आप जैसे एमएलए का टिकट दे रहे हैं, आप पटना में देखते हैं हॉस्पिटल में जो है गोली मारी जा रही है, रोड्स पे गोलियां चल रही है, तो काफी कुछ चेंज के 2005 के बाद बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने, लेकिन धीरे 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 हर एक चीज में एक गिराव आता चला गया। अब देखिए उसके बाद क्या, उनके थर्ड टर्म से अब मोस्टली जाते हैं कैसे चेयर बचाया जाए, किसके साथ जाकर चेयर बचाए। जहाँ तक जाति की बात करते हैं, अब जाति के आपको सब कैटेगराइजेशन जो आपने देखा, ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, ये भी इन्होंने किया। रिलीजन में हाँ वो सही थे कि उनको एक सेकुलर एक ये था कि वो उनको आप कम्युनल नहीं कह सकते, उसमें नीतीश कुमार ठीक है, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने जाति की राजनीति नहीं की, या लॉ एंड ऑर्डर जो इन्होंने एक पूरा चेंज लाया था वो सही रहा। अभी अब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी स्थिति अभी अब नहीं है, पूरा फोकस हो गया ना कि कुर्सी से किसी तरह से कुर्सी को पकड़ के रखना। तो नीतीश कुमार जिसको हम जानते हैं, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार थे पहले। आप फर्स्ट टर्म नहीं, मतलब 2000 में थोड़े दिनों के लिए रहे थे वो, मतलब उनका 2005 से 10 तक का जो था, या 11-12 तक कह लीजिए, तब तक उनमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव एनर्जी थी और काफ़ी एक जोश था चीज़ों को करने का। उसके बाद से फिर सब वैसे ही होता चला गया। मतलब उसके बाद मतलब जनरली हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे कि बिहार को किसी एक डायनामिक विजनरी लीडर की ज़रूरत है, जिसका फोकस ये नहीं हो कि कितना दिन तक कुर्सी अब इसके साथ चलेगी, उसके साथ चलेगी, कुर्सी बचाए, जो कि एक लॉन्ग टर्म में बिहार को देखिए बिहार का, आप वहाँ पे लोगों से बात करेंगे, पार्टी जेडीयू के लोगों से बात करेंगे, वो बताएंगे हमारा जीएसडीपी जो है, जीएसडी सकल घरेलू उत्पाद है, वो हमारा इतने परसेंट ग्रोथ रहा है। बट फैक्ट आपका ये है वो तो इतने बेस लो था पहले, प्लस पर कैपिटा इनकम अभी भी बिहार का लोएस्ट है पूरे कंट्री में। तो फिर इतने साल में आपने क्या अचीव किया अगर पर कैपिटा इनकम भी लोएस्ट ही रह गया? माइग्रेशन उतना है, वैसे ही चलता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में वही प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ये सही समय था नीतीश कुमार को चेंज करने का, और बीजेपी ने इसको फोर्स करके एक्चुअली सही किया है। फैक्ट ये है कि अभी आप वहाँ जाके पूछेंगे सेक्रेटेरिएट में जब बैठेंगे वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के साथ, वो कहानियाँ बताएंगे। वो नीतीश जी का एज जो है जो कैचअप कर रहा था, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो उनके साथ जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, कई बार तो उनको नहीं पहचान पाते थे वो, तो उस स्थिति में भी अब खींचे जा रहे थे। तो ठीक है, बिहार नीतीश जी को वो करता है, काफ़ी सालों तक उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसका लेटर हाफ जो था वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा। जी, अनुभव सक्सेना जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या भाजपा भविष्य में भी जेडीयू की जरूरत एक तरह से महसूस करेगी? फिलहाल कुछ समय तक हाँ, देखिए बिकॉज एक नीतीश कुमार का एक जो वोट बैंक है
विमेन में है इनका एक बहुत स्ट्रांग पकड़ था। आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसीज में हैं। ये लव कुश जो वहाँ पे कहते हैं, वो कुर्मी कुशवाहा, उनमें उनकी पकड़ थी। करीब आप ईबीसी कह लीजिए 25% करीब ईबीसीज में पकड़ होगा, 7% करीब कुर्मी कुशवाहा जो है उनका वो हो गया। तो एक उनका वोट बैंक एक सॉलिड रहा है, लेकिन वो केवल नीतीश कुमार के लिए था। जेडीयू में कितना, अगर नीतीश कुमार अब नहीं है तो जेडीयू रिटेन कर पाएगी उस वोट बैंक को या नहीं कर पाएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा। अब आप देखें कि बीजेपी बहुत ही एक्सपेंशन करेगी, बिकॉज देखिए जो नीतीश कुमार कर रहे थे वहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार भी वैसे ही, आपका वेलफेयर मेजर्स जितने हुए, पॉपुलिज्म कह लीजिए, वेलफेयरिज्म कह लीजिए, वो नीचे तक मोदी की सरकार वही कर रही है। तो एक तरह से उस वोट बैंक पे बीजेपी भी अपना स्टेक करेगी कि हम भी तो वही कर रहे थे। तो बीजेपी उस पर कोशिश करेगी उस वोट बैंक को लेने का। उसमें एक चांस है कि आरजेडी भी कोशिश करे, जो आरजेडी के लोग अब कह रहे हैं, कल से सुनना हो उनको कि हमारा अब ठीक है, अब हमारा वो सारा हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन वो होगा नहीं। मतलब क्योंकि अब तेजस्वी में वो नहीं है, तेजस्वी में वो काम करने का और मतलब वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, जो उनमें भी एक जनरली एक एंटाइटल जो होते हैं ना लीडर्स, तेजस्वी उस तरह के हैं। क्योंकि वही आप देखिए अखिलेश यादव यूपी में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा कि उनका सब्सटेंशियल, मतलब उनका ओबीसीज में भी, नॉन यादव ओबीसीज में भी, दलित्स में भी एसपी लगातार उनका फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। बिहार में ये मुस्लिम यादव के बियॉन्ड ये बढ़ ही नहीं पा रहे हैं लोग। तो तेजस्वी में वो नहीं है। अदरवाइज उनके पास भी अपॉर्चुनिटी था, जो कि एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है बिहार में, और वो जो वोट बैंक एक बहुत बड़ा जो नीतीश कुमार के साथ इतने सालों से रहा, उसको अब कौन लेगी? बीजेपी का भी उस पर स्टेक होगा। और जैसे मैंने कहा कि स्टेक तो हो सकता था, उस पर कोशिश तेजस्वी भी कर सकते थे, लेकिन उनमें वो है नहीं। वो करने का जो एक जज्बा कह लीजिए, एबिलिटी कह लीजिए, वो अब तक दिखा नहीं है। तो धीरे धीरे बीजेपी उसको लेना शुरू करेगी, और उसके बाद देखिए कि अगले इलेक्शन तक, मतलब लोकसभा इलेक्शन तक अब देखें कि आपको देखना पड़े कितने जेडीयू के एमपी जेडीयू में रहते हैं या बीजेपी से टिकट लेके लड़ना चाहते हैं। अगले असेंबली इलेक्शन तो भूल ही जाइए। तो उसमें मैंने कल एक्चुअली पॉलिटिकली करेक्ट का उसी पर शो किया था कि ये जेडीयू के अंत की शुरुआत है नीतीश कुमार का दिल्ली आना, और मैं इसी तरह से देखता हूँ इसका। जी, रूफ 007 हमारे एक व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो भी खबर आई, जो कल राष्ट्रपति भवन ने नोटिफिकेशन दिया कि RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और राज्य चुनाव में 2 महीने से भी कम समय एक तरह से बाकी है, जबकि SIR प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। क्या यह संकेत हो सकता है कि भाजपा TMC की राज्य मशीनरी को कमजोर करने के लिए राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराने की योजना बना रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन और कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी सरकार ये रिस्क नहीं ले सकती, कोई कारण नहीं है उसके लिए। तो राष्ट्रपति शासन की बात नहीं है, लेकिन हाँ, RN रवि को वापस जाना, जबकि तमिलनाडु में उनका रिकॉर्ड एज ए गवर्नर इतना खराब रहा था, लगातार वो वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट से लड़ते ही रहे थे। तो यहाँ पे जो आनंद बोस हैं, जो बंगाल के जो गवर्नर कल तक थे, अब उनका शुरू में उन्होंने जो है सो एक न्यूट्रल, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक ऑफिस है आपका, और मतलब एक न्यूट्रल रहने की कोशिश की। तो बीजेपी बंगाल में ही बीजेपी ने अटैक करना शुरू कर दिया आनंद बोस पे। लीडर्स ओपनली आनंद बोस के खिलाफ बोलने लगे थे, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को अटैक नहीं कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन वो उतने हॉस्टाइल नहीं हुए जितने कि RN रवि रहे हैं और कई सारे गवर्नर्स रहे हैं। तो उनको तमिलनाडु से लाके वेस्ट बंगाल में लाने का ये है कि बेसिकली रिलेशनशिप जो रहेगा अभी भी स्टेट गवर्नमेंट से, वो हॉस्टाइल ही रहेगा। मतलब ये RN रवि एक तरह से पॉलिटिकल गवर्नर है, जो पहले भी कई रह चुके हैं। और देखिए गवर्नर्स का ये भी देखिए, एक इनको जो लगता है ना कि जितना आप हॉस्टाइल रहेंगे शायद बेटर करियर प्रमोशन हो सकता है। उन्होंने शायद इंस्पिरेशन लिया होगा आपके जगदीप धनखड़ से, जो वेस्ट बंगाल में लगातार उनका फाइट चलता है इलेक्टेड गवर्नमेंट से, फाइनली वो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट बाद में हुए। तो कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है इन चीज़ों के एग्जाम्पल से। ललित जानना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते सभी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो आरोपों से मुक्त हुए। हालांकि जब आप चुनाव खर्च पर नजर डालें तो कोई नहीं मानेगा कि सारा खर्च चंदे से आया। इस घटना से भारतीय लोकतंत्र से जुड़े वो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं अदालत के फैसले से साफ जाहिर है कि CBI के पास थोड़े भी सबूत नहीं थे और वह सिर्फ प्रताड़ना के लिए केस चलाया गया था। वो फिर बोलते हैं उनकी व्यक्तिगत राय जो है
बिना सबूत के किसी को इतनी देर जेल में रखना न्याय व्यवस्था के साथ भद्दा मजाक है। न्याय व्यवस्था में आपकी राय में इसको रोकने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? देखिए, मतलब न्याय व्यवस्था की बात है, हम जान रहे हैं कंपनसेशन का है। आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपको रॉन्गफुली आपको प्रोसिक्यूट किया गया हो, आप जेल में रहे हो, बहुत साल तक जेल में काट के आप बाद में इनोसेंट होकर निकलते हो, आप हमेशा केस कर सकते हैं जाके वापस कोर्ट में। आपका आर्टिकल 32 के अंदर आपका राइट बनता है, आप जाके कंपनसेशन सीख कर सकते हैं, आप एक्शन का डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जनरली होता नहीं इंडिया में, जी। क्योंकि आप उसके लिए भी जाएंगे तो उसमें पता नहीं फिर कितने साल कितने साल लग जाएंगे। जनरली होता नहीं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में करीब 2-3 केसेज हैं, जिसमें एक केस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कोई रेप और मर्डर के चार्ज में करीब 12 साल तक जेल में रहने के बाद वो फिर बाद में इनोसेंट प्रूव हुआ था कोर्ट से, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट है कंपनसेशन के लिए। 2-3 केसेज हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह कंपनसेशन डिमांड करने वाले केसेस को क्लब कर दिया है। और उस पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से और सॉलिसिटर जनरल से सलाह मांगी है कि किस तरह का गाइडलाइन हो सकता है, क्या किया जा सकता है इसके बारे में। बहुत आगे केस बढ़ा नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात थी जब सुप्रीम कोर्ट में लास्ट आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी ये है कि इस पर कुछ गाइडलाइन, कुछ तो निकल के आना चाहिए, क्योंकि ये कितने लाखों केसेज ऐसे होता है। अब इन्होंने केजरीवाल का जैसे लिया, ऑप्शन है, आप अभी अब केजरीवाल चाहे तो जा सकते हैं कोर्ट में। अभी तो खैर चलो अपील के लिए चली गई है मामला, फिर अब हाई कोर्ट में चला गया है। लेकिन जब आप फाइनली आप एक्विट होते हैं तो आप हमेशा कोर्ट में जा सकते हैं डैमेज क्लेम करने के लिए, कंपनसेशन क्लेम करने के लिए, या फिर आप एक्शन के लिए कि ये पर्टिकुलर इन ऑफिसर्स ने ये किया, आप हमेशा कोर्ट में जा सकते हैं। ये दूसरी बात है, लोग जाते नहीं। अब देखिए, होपफुली सुप्रीम कोर्ट से कुछ निकल के आता है। जी, उनका दूसरा सवाल है, अगर आपका चुनावी खर्च चंदे से नहीं है तो यह बात बाकी पार्टियों, खासकर भाजपा पर और पुरजोर तरीके से लागू होती है। सच्चाई यह है कि ईमानदारी से चुनाव लड़ना संभव नहीं है। ऐसे कौन से सुधार हो सकते हैं जिससे चुनाव सच्चाई के साथ भी लड़ा जा सके? क्या राज्य प्रायोजित चुनाव खर्च संभव है? देखिए, स्टेट फंडिंग की बात काफ़ी दिनों से चल रही है। आपका 98 में ही इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का रिकमेंडेशन था। उनका इस रिकमेंडेशन था कि पार्शियल स्टेट फंडिंग किया जाए, क्योंकि इतना पैसा तो आप कहाँ पे लगाओगे, मतलब आपकी इकोनॉमी उस स्थिति में है नहीं कि पूरा आप खर्चा करोगे। पार्शियल फंडिंग में भी था कि उसमें भी जो आप उनका कहना था कि जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी जो उनको करो, इंडिपेंडेंस को मत करो। तो अब वो भी फिर काइंड में, शुरू में जो है काइंड में, मतलब कि आप उनको दूरदर्शन पे या एयर इंडिया पे प्रचार करने, एयर इंडिया कह रहा हूँ, मतलब ऑल इंडिया रेडियो पे आप मुफ्त में प्रचार करने दो, काइंड में कुछ सपोर्ट करो। तो इस तरह के बहुत चले। 98 में आपका इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट थी। उसके बाद 99 में आपका लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, जिसमें कि वही पार्शियल फंडिंग को बोला गया है। उसके बाद भी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का बाद में 2008 में उन्होंने भी पार्शियल फंडिंग की बात की है। लेकिन पार्शियल फंडिंग से होगा नहीं। देखिए, फंडामेंटल इशू दूसरा है। आप अगर पार्शियल फंडिंग भी कर देंगे, फिर भी क्या पार्टी मान जाएगी? अगर उनको वोटर्स को पैसे देने ही हैं तो देंगे ही। वो कैंपेन में जो लगा रहे हैं, क्योंकि सीलिंग तो अभी भी है कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। वो लिख के भी देते हैं इलेक्शन कमीशन को फाइनली कि हमने इतना ही खर्च किया है, लेकिन सच्चाई आपको पता है, हमें पता है कि कितना खर्च होता है सीलिंग से ज़्यादा। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज करना चाहेगी तो करेगी ही। दूसरे करप्शन की बात करें तो अब इस पूरे सिस्टम में क्या है कि अब जैसे एमपी का आप सैलरी कर लीजिए, कितने लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है पॉलिटिक्स में, कभी एमपी का टिकट नहीं मिलता, एमएलए का टिकट नहीं मिलता। लेकिन मान लिया आप एमपी बन भी गए, आपकी सैलरी क्या है? 1.24 लाख, मतलब 1.25 लाख रुपए आपकी सैलरी है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है, कुछ सेक्रेटरीज का अलाउंस मिलता है, फिर आपको वही पानी बिजली फ्री कर लिए, टेलीफोन फ्री कर लिए, 34 आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स का टिकट होगा, मतलब साल में जो फ्री होगा, बस यही है। लेकिन अच्छा, उनको फिर कितना मिलता है पेंशन? आपको याद होगा, पेंशन उनको 31,000 मिलता है। अगर 5 साल एमपी रहे तो 31,000 ट्यूशन एक पेंशन। अगर अगली बार फिर 5 साल रहे तो जो एडिशनल 1 ईयर होता है उसका 2,500 रुपये मिलता है। मतलब आप सेकेंड टर्म भी रहे तो 12,500 एक्स्ट्रा आपका बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल। तो इसमें लोग अब नॉर्मल नौकरी करने को तैयार ना हो अगर इस तरह का पेंशन हो। अब यहाँ कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद 5 साल बाद, एक तो आपकी सैलरी रही 1.25 लाख रुपए,
तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन अलायंस, सेक्रेटरीट अलायंस, सेक्रेटरी असिस्टेंस, वो सबका तो इसी खर्च हो जाता है आपका। उस सैलरी में आप सोचते हो कि 5 साल में उसी सैलरी में रहे। अब ठीक है, घर मिलता है, लेकिन आप पूरे के पूरे बचा भी जो 1.25 लाख का महीना, तो अब कितना बचा लोगे? आगे लाइफ अगली बार जीतोगे आप, नहीं जीतोगे। अच्छा, प्लस ये अब मत बोलिए किसी एमपी के यहाँ जाते हैं, एमएलए के यहाँ जाते हैं तो लोगों की भीड़ लगी रहती है, चाय, बिस्किट्स, रिफ्रेशमेंट्स चलता रहता है, उसका कोई खर्च नहीं दिया जाता है। दिन में ही कितने खर्च हो जाते हैं, तो ये सैलरी भी काफ़ी नहीं है उन लोगों के लिए। तो नेचुरली जो फिर जब ये पब्लिक लाइफ में आते हैं तो एक मोटिवेशन होता है कि अब एक बार अगर जीते हैं तो जितना आप निकाल लो। वेरी अनफॉर्चुनेट, बट रियलिटी वही है। क्योंकि हम भी जहाँ किसी का सैलरी बढ़ने लगता है एमपी एमएलए का, हम लोग शुरू हो जाते हैं कि भाई इनका इतना पैसा बढ़ा रहा है, कितना पैसा बढ़ा रहा है, मतलब सोचो आप कितने सालों के काम के बाद। तो एक तो वो है। दूसरा, हाँ मैं थोड़ा डाइवर्ट कर गया। जब फंडिंग, स्टेट फंडिंग की बात करें, अब यहाँ तो टिकट भी खरीदा जाता है। कई पार्टियां हैं, मतलब पार्टी का नाम मैं नहीं लूँगा, जैसे कि अभी जैसे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, इलेक्शन के पहले तक किसी कोई दूसरा कैंडिडेट आ गया कि अच्छा मैं इतना ज़्यादा दूंगा आपको टिकट के लिए, तो उससे ज़्यादा पैसा लेके पुराना को चेंज करके दूसरे को जो दूसरा चेंज कर दिया, फिर टिकट्स बिक रहा है। यहाँ आपको टिकट खरीदना पड़ रहा है, फिर जाके आपको वोटर्स को पैसे देने होते हैं। अब जैसे मेरा एक रिसेंटली एक साउथ का एमपी मुझे बता रहा था कि उसे कॉन्स्टिट्यूंसी में अचानक पता चला, वो तो बहुत ईमानदार है, मतलब जहाँ तक मुझे कहा जा रहा है, मतलब ईमानदार इन द सेंस कि बिजनेस वाला फैमिली है वो, तो पैसे का ये नहीं कि पैसे कमाने हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन उसका ये था कि अचानक पता चला उसको 2-3 दिन पहले चुनाव के कि सामने वाला कैंडिडेट जो है वो 200 रुपये का एनवेलप चारों तरफ बांट रहा है। इसने बोला फिर मैं क्या करता, मुझे ये 500 रुपये का फिर सबको एनवेलप जो है पूरा भिजवाना पड़ा। तो ये रियलिटी है। अरे पुशबैक कहाँ से आएगा? पुशबैक जनता से आएगा। लेकिन जनता को अभी कभी 10,000 देते हैं, कभी 2,500 कुछ देते हैं पर मंथ, कभी कुछ, उसी में जनता देती रहती है। वोट्स तो उनका चल रहा है। अब मुझे एक एमएलए बता रहे थे, मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूँगा, बोले हमारे स्टेट का जो है सो हमारा वोटर जो है सबसे ईमानदार वोटर है हमारे स्टेट में, पूरे कंट्री में। ये कैसे हुआ? नहीं तो ऐसा है कि अगर वहाँ पे है कि अगर हम हैं, अगर इलेक्शन के 1 महीना पहले जाके हमने 10,000 रुपये दे दिए, और अगर दूसरी पार्टी ने फिर इलेक्शन के 10 दिन पहले जाके अगर 20,000 रुपये दे दिए, तो वो जो है हमारा 10,000 रुपये वापस लौटा देते हैं, रखते नहीं है। तो ये बहुत ही ईमानदार, सबसे ईमानदार हमारे राज्य के वोटर्स हैं। अब अगर यार्ड स्टिक है ईमानदारी का, तो फिर आप समझ सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसको अब क्या चेंज, ये जनता से आना पड़ेगा। जब तक जनता इस तरह के कैंडिडेट्स को, इस तरह की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट नहीं करेगी, तब तक चलता रहेगा। ये पॉलिटिकल क्लास से उम्मीद नहीं कीजिए, ये वोटर्स से पुशबैक आना पड़ेगा। हमारे एक व्यूअर हैं जो रॉबर्ट वाड्रा समर्थक के नाम से प्रश्न पूछ रहे हैं। वो राहुल गांधी के बारे में जानना चाहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने पंजाब कांग्रेस को एक तरह से फटकार लगाई और कहा कि वे लाइन में आकर टीम की तरह काम करें, वरना वो उन्हें कोट अनकोट ठीक कर देंगे, जिसको वो कहते हैं कि ये बहुत ही हिम्मत और इसके लिए असाधारण साहस चाहिए। तो आप ये पंजाब कांग्रेस के अंदर ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से ऐसी टिप्पणी राहुल गांधी ने की? देखिए, राहुल गांधी ने केवल पंजाब में ही अभी पहली बार नहीं की। आपने सुना होगा लास्ट ईयर गुजरात गए थे, उसमें अपनी पार्टी लीडर्स, पार्टी वर्कर्स की मीटिंग में कह रहे हैं कि मुझे पता है कौन कौन लोग जो बीजेपी से मिले हुए हैं, जाओ बीजेपी के लिए काम करो। मतलब जब और हमें अगर 10, 20, 30, 40 निकालना ही पड़ा जो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो उससे भी हम चुकेंगे नहीं। वहाँ पे बोल के आए। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मतलब एक टीम प्लेयर बनो, आप अकेले आप कितने ही बड़े हो, उससे काम नहीं चलता, नहीं तो मैं और खड़गे जी आपको ठीक कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर इतना आइडियलिस्टिक पोजीशन आप लेंगे, तो पहले कि आप किस कैपेसिटी में धमका रहे हैं। आप एमपी हैं अभी, एक प्रेसिडेंट है नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते, तो किस कैपेसिटी में वार्निंग दे रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं। इनफॉर्मली ठीक है, गांधी फैमिली, लेकिन अब एक फ्यूडल माइंडसेट दिखता है ना, कि मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। मतलब मैं कौन, किस कैपेसिटी में? और प्लस ठीक है, चलिए मान लिया कि वो कांग्रेस के फेस हैं, मतलब अब निट पिकिंग नहीं करें इसमें कि शायद चुनाव में अगर फिर से कांग्रेस प्रेसिडेंट का लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे। लेकिन पॉइंट है, ये तरीका नहीं होता है कि अब लगातार आप जैसे आप कुछ कमेंट पीएम पे पास करते हैं, कुछ कमेंट अपने पार्टी लीडर से पास करते हैं, कि एक को पता है क्या हो रहा है, आप सही कर रहे हैं,
और बाकी सबको एक बहुत सबके ऊपर इंटेग्रिटी के ऊपर उनके काम को लेकर सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क अब डाल रहा है। ऐसे में पार्टी साथ नहीं चलते। हाँ, पंजाब का कॉन्टेक्स्ट है, पंजाब में इन फाइटिंग काफ़ी हो रही है। अब अभी उनके जो इनके कमेंट के बरनाला में इन्होंने बोला था, तो उसके पीछे का एक बैकग्राउंड था कि एक नवजोत सिद्धू की वाइफ जो है, नवजोत कौर सिद्धू, अब उन्होंने खैर पार्टी ने निकाल दिया है उनको, लेकिन उन्होंने बेसिकली अमरिंदर राजा वारिंग पे के खिलाफ करप्शन का काफ़ी आरोप लगाया था। उसके पहले बोल दिया था यहाँ तो सीएम सिर्फ खरीदा जाता है। तो खैर उसके बाद पार्टी ने एक्शन लिया, उसको निकाल दिया। और वैसे भी कई फैक्शंस है पंजाब में। लेकिन अगर वो बैकग्राउंड है तो फिर अब वही, अब राहुल गांधी से कोई पूछे कि अब सिद्धू के कारण आपने पंजाब लूज कर लिया, केवल सिद्धू को सपोर्ट करने के चक्कर में आप अमरिंदर सिंह को आपने हटा के आपने पूरा पंजाब इलेक्शन लूज कर लिया। उसमें अकाउंटेबिलिटी कहाँ थे? और जहाँ तक इन फाइटिंग फैक्शनलिज्म हर एक पार्टी में होता है, वो हर एक स्टेट में होता है, वो कोई नई बात नहीं है। आप कभी सुनते हैं प्रधानमंत्री को या फिर अमित शाह को धमकाते हुए कि तुम ये करो नहीं तो तुम्हें ठीक कर दूंगा? ये अपनी पार्टी वर्कर्स से इस तरह से कम्युनिकेशन का ये कोई तरीका नहीं है। विनीत शर्मा जानना चाहते हैं, केंद्र जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहा? यह तब भी हो रहा है जब राज्य सरकार की कई बार मांग और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को भी अगर देखा जाए। देखिए, यही बात मैं अभी कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला से मिला था, अभी थी वहाँ पे, कि क्या कह रही है सेंटर आपको, क्यों नहीं दे रही है राज्य का दर्जा? ये कुछ बोलते ही नहीं हमें। जब भी बोलते हैं कोई जवाब नहीं आता। खैर चलिए, इसमें कुछ कंसर्न हो सकते हैं सेंटर के कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे। हालांकि जब सिक्योरिटी कंसर्न्स कहेंगे तो होगा कि अब आर्टिकल 370 के जाने के इतने सालों बाद भी अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रह गया हो तो फिर वो बड़े बड़े क्लेम्स का क्या हुआ? जी। देखिए, दूसरा एक हो सकता है, अभी भी एक रन करने की आदत है ना। अब सेंटर से हम रन सब कुछ कर रहे हैं। एक मेन वो है कि अब अपने हाथ में हम यहीं से दिल्ली से रन करेंगे उसको, दिल्ली से रन लद्दाख को करेंगे, दिल्ली से रन हम जम्मू और कश्मीर को करेंगे। पूरा कंट्रोल यहाँ से उसको चलाना, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो लेकिन कंट्रोल हम करेंगे उसमें। एक वही मुझे कारण नजर आता है। अदरवाइज अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि स्टेटहुड देने में प्रॉब्लम क्या है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या कोई अदर कंसिडरेशंस हैं? गवर्नमेंट ने कभी इस पर कुछ नहीं बोला है अभी तक। भारत दैट इज इंडिया हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि सब लोग बिहार की बात करेंगे तो वो अपना सवाल उत्तराखंड को लेकर करना चाहते हैं। आखिर जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधायकी हार गए, वे हिंदुत्व का चेहरा बनना क्यों चाह रहे हैं? उनके राज्य में कुछ अंतराल पर एक या दूसरी बुरी खबर क्यों आ रही है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पिछले 1 साल के, वो कहते हैं एक्स्ट्रा, जो एक तरह से हिंदुत्व पुश का क्या कारण है? क्या वह अपनी सीट हारने के कारण है या फिर हिमंता शर्मा बिस्वा का असर है? देखिए, हिमंता शर्मा तो बाद में आए। इनका शुरू से इंस्पिरेशन इस तरह के पॉलिटिक्स का इनको मिला था योगी आदित्यनाथ का, से 2017 में जब आए थे उसके बाद से। उनका जो आपने देखा होगा, जब उन्होंने शुरू किया रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड, फिर बुलडोजर जस्टिस, एक हिंदुत्व का एक मैस्कट होकर निकल के आए। और उसके बाद नेशनली उनका जो अपील बढ़ा, तो उसके बाद से आपने देखा कि हर एक चीज़ ये लोग अलग अलग बीजेपी सीएम्स उनको नकल करने लगे वो सब कुछ। लेकिन दूसरे टर्म में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा ट्रैक ही चेंज कर लिया है। वो पूरा डेवलपमेंट फोकस्ड हो गए। अब उनका पूरा इकोनॉमी पे ध्यान है, डेवलपमेंट में ध्यान है, बिकॉज उनको अब दोबारा हिंदुत्व मैस्कट बनने के लिए प्रूव नहीं करना है अपने आप को, वो कर लिया। अब उनको एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो एस्पिरेशनल यूपी है या बाहर में जो एस्पिरेशनल इंडिया की बात करें, उसको केटर कर अपने आप को विकास पुरुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन वो सीएम्स जो हैं अभी तक वहीं पे मतलब अटके हुए हैं, बीजेपी के सीएम्स। उनको लगता है उसी में बेसिकली उनका काम चलेगा। ये पुष्कर धामी की बात कर रहे हैं। अब पुष्कर धामी में अभी 1 साल की बात है, पुष्कर धामी का पिछले 4 साल का आप देख लीजिए रिकॉर्ड। शुरू से ही उनका एक पूरा फोकस पोलराइजिंग पॉलिटिक्स। आप उनका भाषण सुनिए, लव जिहाद, थोक जिहाद, इवन तो लिव इन रिलेशनशिप वो पहले यूसीसी लेके आना, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में भी इनको इस तरह का प्रॉब्लम हो गया। मतलब चारों तरफ वो एक पोलराइजेशन का उस तरह का एजेंडा देख रहे हैं वो। अब उनको शायद लग रहा होगा, बिकॉज अगर देखिए अभी जितने भी सीएम्स हैं केवल सेंटर की तरफ देखते रहते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज उनका अपना तो बेस है नहीं। वो सारा ऊपर से जिसको चाहे तब हटा देते हैं इलेक्शन के पहले।
सीएम चेंज करने में कितना टाइम लगता है। तो चूंकि उनको सेंटर से उनको कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है कि भाई थोड़ा सा गवर्नेंस पे फोकस करो, डेवलपमेंट पे फोकस करो, तो उनको लग रहा है जब ठीक तक वो है। एक बार उधर से इंस्ट्रक्शन मिलेगा ना, फिर वो आ जाएंगे, अपने लाइन पे आ जाएंगे। वो अभी लग रहा है कि चलिए सेंटर खुश है, हम ऐसे ही करते जा रहे हैं सालों से, तो मतलब इसी तरह की राजनीति चाह रहे हैं सेंटर से, तो कर रहे हैं वो। जी, एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी। हमारे व्यूअर हनीबल है, वो कहते हैं बहुत अच्छा शो है, लेकिन हर हफ्ते लगभग समान प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मैं दर्शकों को दोष नहीं देता क्योंकि अधिकांश राजनीति के शौकिया पर्यवेक्षक हैं, वो कहते हैं। आप उन्हें ऐसे प्रश्न बनाने के लिए क्या सलाह देंगे जो चर्चा के दायरे को व्यापक और गहरा कर सके? मैं कहूँगा ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए। अभी क्या है कि आप हमसे जो पूछते हैं वो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा होता है कि मेरी राय क्या है, मेरे व्यूज़ क्या हैं, जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करता। देखिए, मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है पॉलिटिक्स का, आपका पर्सपेक्टिव जो भी होगा, बट हम भी वही देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ और मैं इसीलिए क्वेश्चन करने का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज एज ए जर्नलिस्ट मेरा एक्सेस है इन्फॉर्मेशन से, या जहाँ से इन्फॉर्मेशन आता है मेरा प्रोफेशनल एक्सेस है। तो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिल रहा है वो आप तक पास ऑन करना। तो आपके क्वेश्चंस भी जो होने चाहिए जिसमें कि इन्फॉर्मेशन सीकिंग हो, ओपिनियन सीकिंग नहीं हो। अभी ज़्यादातर क्वेश्चंस में कि ठीक है भाई, अब राहुल क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसमें आप बताओ आप क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए बार बार एक जब रिपीट ओपिनियन वाली बात आ जाएगी तो हर एक केस में वही आ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा इस शो को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए और आप कोशिश करें कि आप मुझसे इन्फॉर्मेशन डिमांड करें कि मुझे इस चीज़ पे फैक्चुअल स्टेटस क्या है। आप मुझे फैक्चुअल स्टेटस बताओ, डेटा से बताओ, इन्फॉर्मेशन लेके बताओ, तो उस पे मैं शायद मतलब ज़्यादा हमें भी कोशिश करनी पड़े। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सही अप्रोच और रहेगा। खासकर काफ़ी सारे हमारे राज्य हैं, सब राज्यों से जुड़े प्रश्न भी आने चाहिए। हमारे इस व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर Thank you होंगे very much. अगले सप्ताह। अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें।